अच्छा, तो हम क्या बात करते हैं, किसी ने सवाल पूछा था कि यही काम तो हीट से भी होता है। जी हाँ, बिल्कुल यही काम भी हीट से होता है, लेकिन हीट जो है उसका मैकेनिज्म अलग है। हीट क्या करती है, वो सिर्फ बॉन्ड ब्रेक करती है और एंजाइम की शेप चेंज हो जाती है। यहाँ पर क्या है, ये बाकायदा एक मॉलिक्यूल है जो एंजाइम की एलोस्टेरिक साइड पर आकर बाइंड हुआ है, उसने कोई नए बॉन्ड बनाए हैं, पुराने बॉन्ड तोड़े हैं, और उसकी वजह से एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या हो गया, चेंज हो गया। और अब क्या हुआ कि ओरिजिनल सबस्ट्रेट आ भी रहा है, भले वो कितनी भी कंसंट्रेशन में आ रहा हो, एक्टिव साइट जो कि मॉडिफाई हो जाएगी ओवरऑल जब एंजाइम की शेप चेंज होगी, तो अब सबस्ट्रेट जो है वो अटैच नहीं हो सकता, एंजाइम अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पर अब जा ही नहीं सकेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। बेटा फर्क करना जरूरी है सारे मैकेनिज्म में। क्या कहा मैंने कि देखो, क्या ये वाली इनहिबिशन कंसंट्रेशन डिपेंडेंट लग रही है तुम्हें? नहीं सर। जैसे पहले क्या था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो उसका इफेक्ट आ जाएगा, लेकिन इस वाली इनहिबिशन में मैं सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा भी लूं तो आबाद भाई कोई इफेक्ट आएगा एंजाइम एक्टिविटी पे? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्टिव साइट ही मॉडिफाई हो गई है। तो जैसे हम पीछे देख रहे थे कि एंजाइम ग्रेजुअली अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी पे चला जाता है, यहां पर हम क्या देखेंगे कि एंजाइम, अगर चलो ग्राफ में समझते हैं पहले इस चीज को, यहां पर अगर हम ग्राफ क्रिएट करें, वही ग्राफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी, और विदाउट इनहिबिशन अगर मैं कहूं कि ग्राफ कुछ यूं था, ओहो, विदाउट इनहिबिशन अगर मैं कहता हूं ग्राफ कुछ यूं था, तो इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर जो ग्राफ होगा वो कैसे चेंज होगा मेरे बच्चे? कुछ ऐसे, कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। रीजन क्या है? ये नो इनहिबिशन है और ये नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में, कि एंजाइम चूंकि मॉडिफाई हो जाएगा तो उसकी जो एक्टिविटी जो हो गई वो हो गई, वो बस वहीं पर, उससे ज्यादा एंजाइम एक्टिविटी अब आप अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि ये ना रिवर्सिबल मोड है, यानी इससे पहले के एंजाइम की शेप मॉडिफाई होती, जो एक्टिविटी अचीव हो गई। अब अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे भी तो एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ना ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने की वजह से अपने लेवल ऑफ एक्टिविटी को अचीव कर पाएगा। जबकि हम ऊपर क्या देख रहे थे कि जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन बिल्डअप हो रही थी, तो वो सब जो एंजाइम एक्टिविटी थी वो अपनी ओरिजिनल मैक्सिमम कैपेसिटी की तरफ जा रही थी। यहां हम क्या देख रहे हैं कि नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ने जब एंजाइम की शेप को मॉडिफाई कर दिया, तो हम क्या देखेंगे कि एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली नीचे आ जाएगी, वो उससे ज्यादा ऊपर अब जा ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? यस। तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन हुआ जी, तो इसका मतलब क्या की पॉइंट बने कि ये इरिवर्सिबल इनहिबिशन हुई, ये इंडिपेंडेंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन हुई, ये एलोस्टेरिक साइड के थ्रू हुई, यहां पर एंजाइम एक्टिविटी परमानेंटली डिक्रीज हो गई, और यहां पर एंजाइम विल नॉट रीगेन इट्स ऑप्टिमम एक्टिविटी। ठीक है भाई, क्लियर? जी। बच्चियों तुम लोगों को समझ में आ गया? जी सर। इसको नोट कर लो। अब नमाज खड़ी हो रही है यहाँ पर, तो नमाज कौन सी नमाज पढ़, अच्छा असर की नमाज नहीं पढ़ी, असर की जमात हो रही है यहाँ पर, मैं बस नमाज पढ़ लूँ 5 मिनट में, फिर दोबारा इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं सेशन को कट डाउन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट किया था, रिकॉर्डिंग को पॉज कर देते, इसको नोट कर दे, उसके बाद नमाज के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। जी सर। अच्छा बेटा, ये दो चीजें तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको कुछ और दिखाने लगा हूँ बेटा, जरा तवज्जो रखना।
फिर से मैं आपके सामने एक ग्राफ बना रहा हूँ, आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, कौन सा रिवर्सिबल है कौन सा रिवर्सिबल है, सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो समझ में आ गए। अब एक ग्राफ में मैं आपको कुछ नया दिखाने वाला हूँ, एक नई चीज से इंट्रोड्यूस करने लगा हूँ, पहले वो देखें। वही ग्राफ है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास, और हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी है। नॉर्मल ग्राफ कैसे बनता था हमारे पास, याद हो आपको? नॉर्मल ग्राफ हमारे पास कुछ ऐसे बनता है, ठीक है ना। और ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, अगर आपको याद हो, कि ये वो पॉइंट है जहां पर एक्टिव साइट सैचुरेट हो रही है। सुनो, ये पॉइंट पढ़ा चुके हैं ना हम आपको, कि अगर आप उसको हाईलाइट करें, इस पॉइंट पर आने के बाद एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम है, यस और नो? यस। और इस पॉइंट का नाम दिया था मैंने, किसी को याद है इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? इस पॉइंट को हम कहते हैं वी मैक्स। भाई ये मैंने पहले भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन वाले में पढ़ाया, याद नहीं है क्या तुम लोगों को? और ये वी मैक्स कब अचीव होती है? जब एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो सैचुरेट से जो सबस्ट्रेट से कंप्लीटली क्या हो जाए? सैचुरेट। सैचुरेट। लड़कियों जवाब नहीं आ रहे आप लोगों के बेटा, ऐसी बात थी, पढ़ाया था ये नहीं? जी सर पढ़ाया। जी चलो अब लिसन केयरफुली। अब मैं ग्राफिकली तुम्हें एक नई चीज से इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो बच्चों को पता ही नहीं होती इस लेवल पे आकर, अल्लाह के बंदे। अगर मैं ग्राफ में इस वी मैक्स का हाफ पॉइंट निकालूं तो ऑलमोस्ट रफली वो यहां कहीं आएगा जहां पर वी मैक्स हाफ हो रही है, सुनो। तो देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वी मैक्स का हाफ पॉइंट है। अब अगर यहां से मैं एक लाइन बनाऊं ग्राफ की तरफ, ये, और फिर यहां से इस लाइन को नीचे उतारूं, मैं एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलर बनाऊं, तो कुछ ये बनेगा। बेटा ये जो पॉइंट आया ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं के एम। जिसने पहले पढ़ा हुआ है वो जानता है, सुना हुआ है उसने। के एम स्टैंड्स फॉर माइकलीज मेंटेन्स कांस्टेंट। क्या है? माइकलीज मेंटेन्स कांस्टेंट। आप के एम भी बोल ले तब भी चलेगा। ये के एम क्या भला होता ये समझाऊं। पहले तो ये समझो के एम ड्रॉ कैसे हुई। तो भाई आप पहले वी मैक्स का पॉइंट निकालते हैं, वी मैक्स का हाफ करते हैं, और उस हाफ वाले पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर। तो जहां पर वो परपेंडिकुलर टच करता है एक्स एक्सिस को, वो पॉइंट केएम होता है। बेटा केएम क्या है? केएम इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। या यूं समझो, थोड़ा सा क्योंकि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है तो जरा समझना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। आप केएम से क्या, जब केएम का वर्ड आएगा तो आपके जहन में क्या आना चाहिए? केएम के वर्ड से आपके जहन में दो बातें आनी चाहिए। नंबर वन, बल्कि एक ही बात, एंजाइम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। ये मैं आपको अगर आपके लेवल पर सबसे आसान तरीके से बता दूं, आप कॉलेज में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा टीचर क्या जवाब देता है, वो ये फंस ही जाएगा बेचारा। जरा समझना क्या है केएम। आसान लफ्जों में केएम इज अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एंजाइम एफिशिएंसी। एंजाइम, देखो एंजाइम एक्टिविटी वो है जो आपको नजर आ रही है, ज्यादा हो या कम। एफिशिएंसी का मतलब है उसकी एबिलिटी। मिसाल के तौर पर कंपैटिटिव इनहिबिशन की जब आप बात करें तो कंपैटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई। एंजाइम की एफिशिएंसी डिक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि भाई जब उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हुई हुई थी तो एंजाइम एफिशिएंटली काम ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब आप नॉन कंपैटिटिव इनहिबिशन में जाते हैं तो वहां एंजाइम का अपना कोई मसला नहीं था, एंजाइम की एक्टिव साइट पे तो कोई मसला नहीं था। वो तो नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर आया और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर ने आकर पूरे के पूरे एंजाइम को ही मॉडिफाई कर दिया, तो एक्टिव साइट भी मॉडिफाई हो गई। तो बजाते खुद एंजाइम का मसला नहीं था विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, एंजाइम भी रेडी था सबस्ट्रेट को रिसीव करने के लिए, सबस्ट्रेट भी आ रहा था। जबकि कंपैटिटिव इनहिबिशन में जब आप बात करते हैं तो एंजाइम वाज रेडी, लेकिन चूंकि एंजाइम की एक्टिव साइट, देखो एफिशिएंसी का जो मेजर है ना वो एक्टिव साइट से होता है। कंपैटिटिव इनहिबिशन में एक्टिव साइट वाज ब्लॉक्ड, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एंजाइम की जो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट थी वो कम हो जाएगी। लेकिन
जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन है, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में एंजाइम की एक्टिव साइट में तो कोई मसला नहीं था। मसला कहां से पैदा हुआ? बुनियाद क्या थी मसले की? वो थी एलोस्टेरिक साइट से शेप का मॉडिफिकेशन। तो एंजाइम एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट और केएम ये इनवर्सली रिलेशन में होते हैं। केएम एक मैथमेटिकल वैल्यू है, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। यानी केएम बेसिकली एंजाइम की एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट को रिफ्लेक्ट करता है। इसको और आसान करता हूं मैं, इसको और आसान करता हूं। पहले अगर आप इस नॉर्मल जो ग्राफ है ये समझ गए ना, अब आपको मालूम है कंपैटिटिव इनहिबिशन में ग्राफ कैसा बनता है। अभी मैं इस कॉन्सेप्ट को और आसान कर देता हूं। कंपैटिटिव इनहिबिशन में ग्राफ कैसा बनता है? कुछ ऐसे बनता है, ये सुनो। यस सर। कंपैटिटिव इनहिबिशन में कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, बल्कि और थोड़ा बेहतर बना लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वक्त हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। ओहो, खूबसूरती नहीं आ रही ग्राफ में। रुक जाओ। ये गुजारा है, कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है। अब जरा आप देखें, जब ये ग्राफ वहीं तक पहुंच रहा है तो वी मैक्स वही वाली अचीव करेगा या नहीं करेगा? भाई अगर मैं इसकी मैक्सिमम एक्टिविटी का पॉइंट निकालूं तो अबाद भाई वही पॉइंट निकलेगा जो विदाउट इनहिबिशन निकला है। नहीं, वही तो नहीं निकलेगा, अलग हो जाएगा। कैसे नहीं? अलग कैसे होगा भाई? क्या बातें कर रहे हो? मैक्सिमम एक्टिविटी आपको इस पॉइंट पर अचीव हुई है। यहां से जब आप लाइन बनाएंगे तो ये इसी पॉइंट पे तो आके हिट करेगी जहां वी मैक्स बनाया मैंने। कैसे अलग जी होगा जी बताएं? तो भाई जाग के क्लास जी। लो। वही पॉइंट होगा। जब वही पॉइंट होगा तो हाफ वी मैक्स भी वही पॉइंट बनेगा जो पहले वाले में बना है। यस और नो? यस। लेकिन जब हाफ वी मैक्स से आप केम बनाने के लिए लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो लाइन इस ग्राफ तक आएगी, और जब यहां से लाइन नीचे उतरेगी, जब यहां से लाइन नीचे उतरेगी तो परपेंडिकुलर कहां टच होगा? टुवर्ड्स राइट। क्या ख्याल है? यहां कहीं पर टच होगा? यस और नो? बच्चों बात समझ में आ रही है? यस परपेंडिकुलर का पॉइंट यहां कहीं पर टच होगा। जी। तो आप देखें क्या दिखाना चाह रहा हूं, जो समझाना चाह रहा हूं। अगर आप ओ लेवल एएस में इतना ही समझ लें तो बड़ी बात है। क्या कि इन प्रेजेंस ऑफ कंपेटिटिव इनहिबिशन एंजाइम एक्टिविटी में जो वीमैक्स वैल्यू है वो अनचेंज रहती है, लेकिन केएम वैल्यू बढ़ जाती है। केएम वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। और केएम और एंजाइम एफिशिएंसी का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो अगर केएम ज्यादा हो गई है इसका मतलब है एंजाइम एफिशिएंसी टुवर्ड्स सबस्ट्रेट क्या हो गई? कम। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा रेट इंक्रीज हुआ है ना पहले। रेट डिक्रीज हो गया ना बेटा? रेट डिक्रीज हुआ है ना? ऑरेंज वाली जो लाइन बनाई है उसमें रेट इंक्रीज हो गया। रेट डिक्रीज हुआ है ना, स्लोप कम हो गया है। रेट का पता कैसे चलता है? स्लोप से। जो ग्रीन लाइन है वो ज्यादा स्टीप है, और जो ऑरेंज लाइन है उसका स्लोप कम है। रेट डिक्रीज हुआ है ना, अभी तो पूरा ऊपर समझा कर आया हूं भाई। जो जी जी। यहां पर जो पॉइंट हाईलाइट करना है वो क्या है? पॉइंट हाईलाइट करने वाला कि एंजाइम एक्टिविटी का जो ग्राफ है हमारे पास सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसमें समझना ये है कि कंपेटिटिव इनहिबिशन और नो इनहिबिशन में वी मैक्स सेम होती है। क्योंकि मैं पहले भी समझा कर आया हूं कि एंजाइम अल्टीमेटली रिवर्सिबल इनहिबिशन होने की वजह से अपना जो मैक्सिमम एक्टिविटी का लेवल है वो अचीव कर लेता है, बट इन मोर टाइम। लेकिन क्योंकि उसमें एंजाइम ने उस चीज को लेस टाइम मोर टाइम में अचीव किया, तो हम कहते हैं एंजाइम की जो एफिशिएंसी है वो कम हो गई। और इसका इनवर्स रिप्रेजेंटेटिव कौन है? केएम। तो आप यूं समझेंगे कि वी मैक्स तो सेम रहती है लेकिन केएम चेंज हो जाती है। इज दैट क्लियर? यस जी। आयशा कामरान, फरजा मोहानी, सर। निमरा जी नौशाद। सर, आप नीचे कहीं। कर रहा हूं बेटा, कर रहा हूं, सबर करो। ये बड़ी टेक्निकल डिस्कशन है, इसलिए मैं
खुद भी थोड़ा सा आपको जो है ना वो संभल के बोल रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता से बोल रहा हूँ, और कुछ बातें आपके लिए आसान कर दूं कि वो आपको याद ही रखनी है, और इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी तो आगे बड़ी आसानी होगी। आपको बस क्या याद होना चाहिए, वीवैक्स सेम होती है, केएम डिफरेंट होती है। अब जब बनाने का तरीका मैंने बता दिया, जब बनाओगे ग्राफ तो खुद ही समझ में आ जाएगा कि केएम ज्यादा होती है। केएम ज्यादा है कम है? ज्यादा है। ज्यादा है। और केएम ज्यादा होना एंजाइम एफिशिएंसी से इनवर्सली रिलेट करता है, तो एंजाइम एफिशिएंसी कम हो गई। इस ग्राफ को ड्रॉ करो पहले, फिर अगला ग्राफ बनाता हूं। Km stands for Michaelis Menton's constant. इससे हमें क्या पता चलता है? ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेटिव है एंजाइम एफिशिएंसी के इनवर्स रिलेशन का। Km की जो वैल्यू, हाँ जी, एंजाइम एफिशिएंसी के इनवर्स रिलेशन के किसके साथ? सब्सट्रेट के साथ। जी, एंजाइम की जो एफिशिएंसी है टुवर्ड द सबस्ट्रेट, उसको Km की वैल्यू रिफ्लेक्ट करती। ये पहले नहीं पढ़ा था तुमने? अब नहीं पढ़ा था, असल में ये थोड़ा टेक्निकल है ना बहुत ज्यादा, इसकी वजह से। तो पहले ये टेक्निकल बातें अच्छे समझी थी या जाने दिया था, बोले छोड़ दूंगा इसको? नहीं असल में प्रोफेशनल टीचर से नहीं पढ़ी थी ना। अच्छा जल्दी करो, अभी प्रोफेशनल अभी कड़वी कड़वी बातें तो अभी शुरू हो रही है। कर लिया मैंने। ग्राफ छेड़ दिए तो पूरे कर दूं ना जरा। हो गया बेटा? हो गया सर। बेटा खुदा के बंदों में बार बार कह रहा हूँ, आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू, इसमें कंसेप्ट आपको रॉक सॉलिड होना चाहिए, फ्लुएंट होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप अपने आप में ही कंफ्यूज हो रहे हैं। अगला ग्राफ देखिए। वही ग्राफ है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन और एंजाइम एक्टिविटी का। जो नॉर्मल ग्राफ है वो कैसा बन रहा है हमारे पास? नॉर्मल ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा है। और इन प्रेजेंस ऑफ नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर ग्राफ कैसा बनता था? कुछ ऐसा बनता है, यस और नो? यस। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं इसको थोड़ा सा ज्यादा ही स्पेस ले ली। ये आ जाए नॉर्मल ग्राफ, और इसका वीमैक्स कहाँ निकलेगा? ये वीमैक्स का पॉइंट हो गया, यस और नो? ये हाफ वीमैक्स हो गया, यस और नो? बोलते जाओ भाई। यस। केएम बनाना समझ में आ गया ना कैसे बनाते हैं? जी जी। और पॉइंट ऑफ केएम क्या होगा? ये वाला पॉइंट, यस और नो? यस। यस। ये नॉर्मल विदाउट इनहिबिशन का ग्राफ, नो इनहिबिशन। अब मान लेते हैं कि जो नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर हमने डाला तो उसका ग्राफ कुछ यूं बना। जैसे ही बनता था ग्राफ। जी। अच्छा, अब इसकी वीमैक्स वही है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। भाई वीमैक्स जो मैक्सिमम एंजाइम एक्टिविटी है वो उतनी तो नहीं रही ना, चेंज हो गई है? सुनो, यस। लड़कियों आवाज क्यों नहीं आ रही तुम लोगों की? जो ओवरऑल मैक्सिमम एक्टिविटी लेवल है वो चेंज हो गया है बच्चों या नहीं? जी बिल्कुल चेंज हो गया। लड़कियों की आवाज सुनना चाह रहा हूँ, लड़कियां खामोश बैठी हुई हैं। सर आप लड़कों की सुने ना। भाई सबको साथ लेके चलना है ना अल्लाह के बंदो, जो पहली दफा पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो ज्यादा शक शुबा है ना हमें। अबे ढीठ कौम बोलो ना, तुम्हारी वजह से रुका, मैं बोल ही नहीं रहे हो। जी। तो ये इसका नया वीमैक्स आ गया। तो पहला डिफरेंस तुम्हें नजर क्या आना चाहिए आयशा, फरजा, अबाद, नरमीन, सॉरी निमरा, के वहां पर वीमैक्स सेम होता था, यहां पर
Vmax डिफरेंट है, यस और नो? Yes. और हाफ Vmax का पॉइंट इसके लिहाज से बनाओगे तो वो यहां कहीं बनेगा, यस और नो? Yes. और जब यहां से तुम लाइन जोड़ोगे, अच्छा यहां पर एक मिनट, ये टेक्निकल गलती है, मैं जरा सुधार दूं कि मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा इसको मैं टेक्निकली रेक्टिफाई कर दूं जरा। बनाने के बाद बताता हूं कि आपको कैसे बनाना होगा। जब यहां से आप ये मिलाएंगे, कहां चला गया अभी, कहां चले गए? ओहो, हाँ जी, जब मैं यहां से मिलाऊंगा इसको, तवज्जो रखनी है बेटा, तो ये लाइन यहां आके मिलेगी और इसका केएम भी वहीं उतरेगा जहां पर पहले वाले का केएम था, यस और नो? जी सर। बेटा इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप यूं याद रखें कि कंपैटिटिव इनहिबिटर और नो इनहिबिशन में Vmax सेम होता है, Km डिफरेंट होता है, और नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर और नो इनहिबिशन में Vmax डिफरेंट होता है लेकिन Km सेम होता है। और Km क्यों सेम होता है आबाद भाई? इसलिए क्योंकि नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर में जो एंजाइम की एक्टिव साइट की एफिशिएंसी थी टुवर्ड सबस्ट्रेट, उसमें तो कोई फर्क नहीं आता, वो तो एंजाइम की पूरी शेप चेंज होने की वजह से एंजाइम काम नहीं कर पा रहा है। इसलिए एंजाइम की जो एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट है, ये उतनी ही थी जितनी कि विदाउट इनहिबिशन थी। जो कॉज है एंजाइम एक्टिविटी नीचे आने की वो डिफरेंट है, इसीलिए हमें केएम वैल्यू सेम ही मिलती है। और अगर ड्रॉ करने के लिए आ गया, स्केच करने के लिए आ गया, तो आपको ऐसे ही स्केच करना है कि हाँ जो केएम है दोनों का सेम पॉइंट पर आए। याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्या जो बॉटम लाइन है वो क्या है कि कंपैटिटिव इनहिबिटर वाले केस में Vmax जो है वो सेम होती है और Km डिफरेंट होती है। ये सबसे आसान तरीका है याद रखने का। नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर की केस में Vmax डिफरेंट होती है और Km सेम होती है। ये बात याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। समझ में आई? बाकी ड्रॉ करके तो मैंने आपको दिखा दिया। इज दैट क्लियर? Yes sir. अब लिसन केयरफुली, यहां पर बात खत्म नहीं हुई है भाई। आप केमिस्ट्री क्लास लेने के लिए तुम लोग यहाँ आ रहे हो क्या? भाई कहाँ है तुम्हारा? बात, जी आप केमिस्ट्री क्लास लेने आ रहे हैं या नहीं? सर मुश्किल है क्योंकि वो गाड़ी एक मैकेनिक के पास गई हुई है, दूसरी मैकेनिक के पास गाड़ी लेने गई है। माशाल्लाह। और भाई कहाँ है तुम्हारा? भाई अरे वो पढ़ा रहा है शायद शाम से पहले। वाह वाह, चले तो फिर मैं इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। भाई यहां तक बात समझ में आ गई? केएम वैल्यू सेम का मतलब क्या है? केएम वैल्यू का सेम का मतलब है कि जो एंजाइम एफिशिएंसी थी नॉन कंपेटिटिव इनहिबिशन में, यानी एक्टिव साइट का जो एफिशिएंसी थी टुवर्ड सबस्ट्रेट, वो अनचेंज रही। क्योंकि एंजाइम की पूरी पीछे से शेप ही तब्दील हो गई, इसलिए एंजाइम एक्टिविटी नीचे आ गई। जबकि कंपेटिटिव इनहिबिशन में हमने क्या देखा कि एक्टिव साइट में ही जो है वो ब्लॉकेज थी, इसकी वजह से सबस्ट्रेट की तरफ एफिशिएंसी कम हो गई।
तो इसका मतलब है Km वैल्यू का एक्टिव साइट से ताल्लुक है एंजाइम से। जी बिल्कुल। एंजाइम एफिशिएंसी मैंने शुरू में कहा कि इट इज बेसिकली सबस्ट्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिव साइट, एक्टिव साइट विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट। ठीक है, जी ये जो बॉटम लाइन मैंने दी है ये अगर जहन में रहेगी तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें बच्चों, याद रहेगा ये? नहीं लड़कियों ड्रॉ कर लिया तुम लोगों ने? जी सर। मेरे बच्चे अब इसके बाद इस चैप्टर में ये ग्राफ अभी खत्म नहीं हुआ, अब आ रहा है सबसे मुश्किल ग्राफ जिसको हम लोग कहते हैं डबल रेसिप्रोकल ग्राफ। डबल रेसिप्रोकल ग्राफ, ये ग्राफ है जो बच्चों को दिमाग की दही कर देता है। अच्छा, ये बच्चों उन्हीं बच्चों की दिमाग की दही करेगा जिनको ये पॉइंट्स याद नहीं होंगे। जो मैंने ये पॉइंट्स बताए ना, अगर आपको ये पॉइंट्स याद है पक्के, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, तो आप उस डबल रेसिप्रोकल ग्राफ को इन पॉइंट्स की बुनियाद पर रट्टा लगा लेंगे, याद कर लेंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। और अगर आपको पॉइंट्स याद नहीं है और आप जो है चाह रहे हैं कि जनाब मैं खुद ही से इसको स्केच कर लूं, फिर इतना कंफ्यूजन होगी कि आप उसको गलत ही कर देंगे। इसलिए डबल रेसिप्रोकल ग्राफ जो अभी मैं बढ़ाने लगा हूं आपको, इसके बारे में यू हैव टू बी वेरी सर्टेन कि भाई ऊपर जो हमने बात सीखी है वो क्या है, और वही बात पे बुनियाद बनाकर हम ये ग्राफ भी समझेंगे। ठीक है मेरे बच्चे, डबल रेसिप्रोकल ग्राफ का कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा बल्कि रुक जाओ, भाई हसान से पूछो कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? केमिस्ट्री क्लास भी स्टार्ट करनी थी ना हमने 7:15 बजे। वो आ रहा है, हसन आ रहा है। बस छोड़ो, फिर नहीं करा रहा मैं ग्राफ, ये ग्राफ अगले क्लास में कराऊंगा, बड़ा ग्राफ है। लेकिन